दोस्तों कुछ महीने पहले तक लोग बीएसएनएल का नाम लेने से भी कतराते थे। पिछले कई सालों से बीएसएनएल का यूजर बेस लगातार तेजी से नीचे गिर रहा था। दोस्तों एक समय की देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी जिसका नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ था, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूब गई और बंद होने के कगार पे पहुंच गई। और इसका भारतीय मार्केट में रहना कितना जरूरी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों कुछ महीने पहले तक लोग बीएसएनएल का नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन जब से जियो, एयरटेल और वी ने अपने प्लान्स के दाम बढ़ाए हैं, तब से ऐसा लग रहा है जैसे बीएसएनएल का एक नया जन्म ही हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों से बीएसएनएल का यूजर बेस लगातार तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन जब से निजी कंपनियों ने अपने प्लान्स का प्राइस हाइक किया है, तब से बीएसएनएल के ग्राहकों में लगातार इजाफा हो रहा है। दोस्तों एक समय की देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी जिसका नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ था और जिसका सिम पाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर इंतजार किया करते थे, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूब गई और बंद होने के कगार पे पहुंच गई, और इसका भारतीय मार्केट में रहना कितना जरूरी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर बात करें बीएसएनएल की लॉन्च की, तो 19 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत लखनऊ से की। दोस्तों ये वो दिन थे जब बीएसएनएल सिम के लिए 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। ये वो वक्त था जब निजी ऑपरेटरों ने बीएसएनएल के लॉन्च के महीनों पहले मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी थी, लेकिन बीएसएनएल की सेवाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि बीएसएनएल के सेवन ब्रांड की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई और लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल सेवा बन गई। दोस्तों अगर बीएसएनएल की इतिहास पर नजर डालें तो बीएसएनएल ने 1990 में सबसे पहले लैंडलाइन सर्विस से अपनी शुरुआत की। उस वक्त यह अकेली ऐसी कंपनी थी जो लोगों को फिक्स्ड लाइन टेलीफोन दे रही थी। 1990 और 2000 का दशक बीएसएनएल के लिए एक स्वर्णिम काल था। एक रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2019 तक बीएसएनएल के पास बेसिक टेलीफोन की क्षमता लगभग 3 करोड़ थी और फिक्स्ड एक्सचेंज की लगभग 1.5 लाख और मोबाइल ग्राहकों की संख्या लगभग 11.5 करोड़ थी। दोस्तों बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी विमल वाखलू बताते हैं कि बीएसएनएल की सेवाओं के दौरान निजी कंपनियां 16 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से आउटगोइंग कॉल और 8 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से इनकमिंग कॉल का पैसा चार्ज कर रही थी, जो कि आम जनता के लिए बहुत ही महंगा था। लेकिन बीएसएनएल के एंट्री ने ना ही इनकमिंग फ्री किया, बल्कि आउटगोइंग चार्ज का 1.5 रुपया प्रति मिनट तक ला दिया, और इससे निजी ऑपरेटर्स को बहुत बड़ा झटका लगा और बीएसएनएल सिम की डिमांड इतनी बढ़ी कि जान पहचान वाले लोग बीएसएनएल सिम के लिए विनती करने लगे और देखते ही देखते बीएसएनएल देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई। उस समय बीएसएनएल को इतना प्रॉफिट हुआ कि बीएसएनएल के पास 35,000 करोड़ का कैश रिजर्व भी हो गया था। अगर बात करें 2006 से 12 के दौर की, तो ये वो वक्त था जब मोबाइल सेगमेंट में जबरदस्त उछाल था, लेकिन बीएसएनएल लाल फीताशाही में फंसी हुई थी। मार्केट में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी था कि वो जल्द फैसले ले और नए उपकरण खरीदे। निजी कंपनियां जहां फैसले तुरंत ले रही थी, सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल के लिए टेंडर प्रक्रिया होने में महीनों लग जाते थे। कंपनी ने 93 मिलियन लाइंस क्षमता बढ़ाने के लिए टेंडर निकाला, लेकिन किसी न किसी कारण से उसमें महीनों लग गए। कभी भ्रष्टाचार के आरोप से देरी होती तो कभी किसी और कारण से। नतीजा ये हुआ कि 2006 से 12 के बीच बीएसएनएल की क्षमता में जहां मामूली इजाफा हुआ, कंपनी के मार्केट शेयर में गिरावट आई, जबकि निजी ऑपरेटर्स आगे निकल गए और लोगों ने नेटवर्क कंजेशन और अन्य समस्याओं के कारण बीएसएनएल छोड़ निजी कंपनियों की ओर रुख ले लिया। दोस्तों जब साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, तो उस समय सरकारी कंपनी होने के नाते बीएसएनएल ने इस नीलामी में भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में इस स्पेक्ट्रम को लेने के लिए भारी रकम देनी पड़ी, जिससे एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों को आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा और देखते ही देखते 4G का भी दौर आ गया। जब 2016 में 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो फिर से बीएसएनएल को बाहर रखा गया। बीएसएनएल के एक अधिकारी के मुताबिक मैनेजमेंट ने इस बारे में सरकार का ध्यान खींचने के लिए 17 बार पत्र भी लिखा, लेकिन
चीजें नहीं बदली। बीएसएनएल के पूर्व अधिकारी दयानिधि मारन के मुताबिक बीएसएनएल की हालत खराब होने का कारण यह है कि उसे 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। उनका कहना है कि सरकार नहीं चाहती थी कि बीएसएनएल निजी ऑपरेटर्स के साथ मुकाबला करे। उनके कहने के मुताबिक आप यह भी कह सकते हैं कि सरकार बीएसएनएल का गला घोटना चाहती थी। और तभी बाजार में एक नए टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की एंट्री होती है और इसका आना मार्केट के लिए एक गेम चेंजर था। जियो के आते ही ना ही केवल वॉइस कॉल फ्री हुआ बल्कि इंटरनेट भी फ्री कर दिया, जिससे सभी टेलीकॉम कंपनियों पर गहरा असर पड़ा और कुछ कंपनियों को अपना सर्विस हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, जिसमें एयरसेल, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो को अपना सर्विस बंद करना पड़ा और वोडाफोन आइडिया एक साथ मर्ज हो गए। दोस्तों, बीएसएनएल का निजी कंपनियों से पिछड़ने का मुख्य कारण यह भी है, कंपनी में करीब 1,70,000 कर्मचारियों की औसत उम्र 55 वर्ष है और एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इनमें से 80% बीएसएनएल पर बोझ है, क्योंकि वे तकनीकी तौर पर अनपढ़ हैं, जो नई तकनीकी सीखना ही नहीं चाहते और इसका असर युवा कर्मचारियों के मनोबल पर भी पड़ता है। जहां बीएसएनएल अपनी आमदनी का 70% तनख्वाहों पर खर्च कर रहा था, वहीं निजी ऑपरेटर्स में यह आंकड़ा 3 से 5% था। एक अधिकारी के मुताबिक जहां निजी ऑपरेटर का आरपू यानी हर ग्राहक से होने वाली आमदनी करीब 60 रुपया, वही बीएसएनएल से 30 रुपया थी, क्योंकि बीएसएनएल के ज्यादातर ग्राहक कम आमदनी वाले थे। दोस्तों, यदि वर्तमान की बात करें तो निजी कंपनियों में प्लान्स के दामों में बढ़ोतरी करने के कारण लोगों में बीएसएनएल के प्रति रुझान बढ़ा है और लाखों लोग बीएसएनएल से जुड़ चुके हैं। ऐसे में बीएसएनएल के पास एक बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों, कंपनी ने भी अपने 4G सेवाओं के विस्तार और 5G नेटवर्क के लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिससे ग्राहकों की उच्च गति के इंटरनेट सेवाएं दे सके। इसके लिए बीएसएनएल ने टाटा समूह की कंपनी टीसीएस, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, टीसीएस को बीएसएनएल ने अपने 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए एक बड़ा ठेका दिया है, जिसके तहत टीसीएस बीएसएनएल के लिए 4G नेटवर्क स्थापित करेगी और बाद में इसे 5G में अपग्रेड करने में भी मदद करेगी। दोस्तों, ऐसी भी खबरें हैं कि टीसीएस ने बीएसएनएल के लिए अब तक देश भर में कुल 15,000 टावर इंस्टॉल कर चुकी है और नवंबर तक पूरे देश में 4G सेवाओं का विस्तार कर सकती है। 2025 तक बीएसएनएल ने 5G लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब निजी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। आइए जानते हैं कि बीएसएनएल का टेलीकॉम सेक्टर के मार्केट में रहना हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, देखा जाए तो बीएसएनएल को भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के मार्केट में बने रहना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल इंडिया मिशन को समर्थन देती है, जबकि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ अपना लाभ देखती हैं। बीएसएनएल का बाजार में बने रहना निजी कंपनियों और बीएसएनएल के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा और सस्ते प्लान मिल सके। यदि बीएसएनएल बाजार से बाहर हो जाती है तो प्राइवेट कंपनियां मनमानी तरीके से जनता से पैसे वसूलेंगी। बीएसएनएल का मार्केट में रहना रिचार्ज प्लान में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह ग्राहक को उचित दर पर सेवाएं प्रदान करता है, जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अचानक से कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ बैलेंस करने में मदद करता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के मनमानी तरीके से प्राइस बढ़ाने से रोकना है तो बीएसएनएल का भारतीय मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर हम लोग बीएसएनएल का सपोर्ट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।